अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज प्रोग्राम के आगाज में हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 8वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरीज की बदौलत वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ा रन चेज मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन का पहाड़ जैसा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए जबकि मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल को अगर देखें तो न्यूजीलैंड पहले, पाकिस्तान दूसरे और जनूबी अफ्रीका इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान और श्रीलंका का कल इस इवेंट में अपना दूसरा मैच था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस 7वें मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त देकर इवेंट पहली कामयाबी भी हासिल कर ली है। 365 रन के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 227 रन पर ही आउट हो गई। मैच के हवाले से आगे चलकर मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। डार का दावा, नवाज की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं, चीफ जस्टिस। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग की श्रीलंका की टीम ने। इनिंग्स का आगाज तो उनका इतना अच्छा नहीं था। सिर्फ 5 के मजमूई स्कोर पर कुशाल परेरा हसन अली की गेंद पर कैच आउट हो गए थे और दूसरी विकेट प्रियाथम निसांका की थी और कौशल मेंडिस के दरमियान हमने देखा 102 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। फिर उसके बाद निसांका 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। 2 विकेटें जब श्रीलंका की गिरी तो उसके बाद कुशाल मेंडिस और समारा विक्रमा ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खूब लाठीचार्ज किया और ग्राउंड के चारों अतराफ ही दिलकश शॉट्स भी लगाए, जारहाना अंदाज में बैटिंग भी की और यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मेंडिस ने श्रीलंका की जानिब से वर्ल्ड कप की सबसे तेज तरीन सेंचुरी भी स्कोर की। उन्होंने 65 गेंदों पर 100 रन पूरे किए। मेंडिस और समारा विक्रमा के दरमियान 111 रन की पार्टनरशिप कायम हुई, लेकिन फिर मेंडिस 77 गेंदों पर 122 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि फिर नए आने वाले बैटर चरित असलंका 1 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा डिसिल्वा ने 25 रन बनाए, जबकि दूसरी जानिब से समारा विक्रमा ने भी वनडे करियर की अपनी पहली सेंचुरी स्कोर। उन्होंने 79 गेंदों पर 108 रन की इनिंग्स खेली। दासन शनाका ने 12 और वेला लागे ने 10 रन की इनिंग्स खेली। यूं श्रीलंका ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया और यही कहा जा रहा था कि चेज करना पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। और फिर जब पाकिस्तानी टीम की शुरुआत हुई बैटिंग लाइन की, वो भी हमने देखा। बॉलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ ने 2, शादाब, नवाज और शाहीन आफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की है। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि शाहीन हमारे की प्लेयर हैं, लेकिन उस तरह से विकेटें नहीं ले पा रहे जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। श्रीलंका के 345 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का जो आगाज था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पाकिस्तानी टीम की जानिब से फखर को रेस्ट दिया गया, अब्दुल्ला शफीक को लाया गया। अब्दुल्ला शफीक ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमामुल हक पिछले तकरीबन 8 मैचेस से, जिसमें 2 हमारे जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, वार्म अप मैचेस हैं, उसमें भी वो 16 से ज्यादा रन नहीं बना सके थे। फिर कप्तान बाबर आजम भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इमाम भी ज्यादा देर टीम का साथ नहीं दे सके। 37 का मजमूई स्कोर था, 2 विकेटें गिर चुकी थी। इसके बाद नौजवान बैटर अब्दुल्ला शफीक और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, जो कि हर मैच में ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ही जिम्मेदाराना बैटिंग दोनों ने की है, टीम को संभाला है। दोनों बैटर्स ने ग्राउंड के चारों तरफ दिलकश शॉट्स लगाए हैं, बड़ी उम्दा बैटिंग की है। पहले शफीक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरी स्कोर की। दोनों बैटर्स के दरमियान 174 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। तहम अब्दुल्ला शफीक 103 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनकी इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे और अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर भी बन गए हैं। इसके अलावा सऊद शकील 31 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 121 गेंदों पर 131 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे और टीम को रिकॉर्ड साज जीत उन्होंने दिलवाई है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जब आखिर में आए हैं तो उन्होंने 3 चौके लगाकर पाकिस्तान की जो जीत थी उसको मजीद आसान कर दिया था। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को शानदार बैटिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट
ताबिश मीर ने है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको भी, तमाम हमारी जो अवाम है उनको भी मुबारकबाद। पाकिस्तानी टीम ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब भी हम चेस करने जाते हैं हम प्रेशर में दिखाई देते हैं। ओपनिंग पेयर हमारा जब आया, इमाम एक बार फिर से नहीं चले, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बाबर आजम से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आपको भी इसकी जो है जीत की काफी खुशी वाज़ेह तौर पर दिख रही है। आप भी काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से कई शायकीन पुरजोश दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि जो मेरिट पर सिलेक्शन हुई वो खिलाड़ी परफॉर्म करके दिखा रहा है। अब्दुल्ला शफीक को आपने मौका दिया, उसने बताया कि आया उसको अगर बी कैटेगरी में रखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसमें ये सलाहियत है कि वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। कल का जो मैच था कोई आसान मैच नहीं था। आप पहाड़ नुमाई और वो आप चेस करने जा रहे थे। जो अब्दुल्ला शफीक ने शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उनका साथ दिया। चौथे नंबर पर आने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने, सीनियर खिलाड़ी थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा। 37 रन पर जब आपकी 2 विकेटें गिर गई, कल इस बात का इजहार मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कर चुके हैं। जब वो मैन ऑफ द मैच करार पाए तब भी उन्होंने कहा कि हमारा यही हदफ था, कोई भी बड़ा 100 रन करने हैं 20 ओवर में, इसके बाद हमें एक्सेलरेट करना है। और हमने यही किया, एक टीम प्लान के साथ ये आखिर तक तो लेके गए, जिसके बाद पॉजिटिव सामने आए। सवाल ये सामने मामूल हक अगर बात की जाए उनके हवाले से, जब पाकिस्तान टीम एशिया कप का श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 का मुकाबला खेल रही थी, तब इंजरी की वजह से उन्हें बेंच किया गया था। ऐसे मुकाबले हो चुके हैं जिनमें उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। इस उनकी परफॉर्मेंस से मुताल्लिक गो म गो हर इवेंट में उठते हैं, हर सीरीज में उठते हैं, क्या आया रखा जाता है। लेकिन ताबिश, मैं इमाम के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। बड़ी तनकीद की जा रही है अब इमाम पर भी, फखर पर भी हमने देखा बड़ी तनकीद हुई, फखर को बड़े चांसेस दिए गए, लेकिन परफॉर्म तो फिर इमाम भी नहीं कर पा रहे। पिछले 8 मैचेस का अगर उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं तो 16 से ज्यादा रन उन्होंने किसी भी मैच में नहीं किए, इसमें 2 प्रैक्टिस मैच भी शामिल हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर इंजमामुल हक को भी इस हवाले से लोग काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो जो मामू और भांजे वाला रिलेशन है उसको एक साइड पर रखें, वर्ल्ड कप को पहले देखें, जिस प्लेयर की टीम में जगह बनती है, जो परफॉर्म कर सकता है उसको टीम में लेकर आए, बिला वजह इतने ज्यादा मौके नहीं देने चाहिए इमाम को भी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अनवार, और आपने काफी शानदार सवाल किया। काश हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद अशरफ एक जानिब मुलाकातें करते हैं, बीसीसीआई से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि तमाम जो यकीन दहानियां हैं उस पर वापस से मैंने वजाहत कर ली है, वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात कितने गंभीर थे, अब तक वो थोड़ी हुए हैं और इंजमामुल हक का 20 लाख रुपए उन्हें तनख्वाह दी जाती है, और इसके बाद जब उनके भांजे खेलते हैं टीम में और उनकी परफॉर्मेंस ना हो तो उस पर तो सवालात उठना है, और ये सवालात उठने भी चाहिए। उनकी आपने जिस तरह से बात की प्रोग्राम के तशरीह की कि 16 रन हुए, तो सोचना चाहिए इमाम को भी कि बेंच पे अगर कोई नौजवान लड़का बैठा है और अगर वो एग्रेसिव है, खास तौर पर मैं मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, तो आपको मोहम्मद हारिस को भी मौका देना चाहिए। वो के रन भी करना जानते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज भी कर सकते हैं और जो हरीफ टीम है उनके खिलाफ खेल सकते हैं। जीत पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मायने है, क्योंकि इसके बाद आपको हफ्ते के हिंदुस्तान के खिलाफ है, बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला होने जा रहा है। ठीक है ताबिश, जिस तरह से हमने देखा इमाम जिस तरह से आउट हुए हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी उसी तरह से आउट हुए, प्रॉपर वर्किंग करके आ रही हैं टीम्स के, शॉर्ट पिच गेंद को वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे, उस पर वो विकेट गवा बैठते हैं, तो प्रॉपर वर्किंग की जा रही है। हमारी टीम इस पर वर्किंग क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं देख रहे कि कहां पर फ्लॉज हैं, उसको कैसे ठीक करें? सर अब आप मुसलसल इमाम से मुतालिक सवाल कर रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं सख्त रद्द-ए-अमल क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि अगर हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है वो बेहतर होगा तो पाकिस्तानी टीम को एक अच्छा आगाज मिलेगा। वो अच्छा आगाज मिसिंग है, एशिया कप से ही मिसिंग है, उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर पर बड़ा प्रेशर आ जाता है, बाबर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अनवर साहब, और जो आपका सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है।
कि क्यों नहीं परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वर्ल्ड कप से कबल उनकी जानिब से एक वीडियो बयान सामने आता है, वो कहते हैं हमारे तमाम जो बॉक्सेस हैं उसको हमने टिक कर लिया है, ओपनिंग पेयर हमारा शानदार है, अगर शानदार था तो क्यों तब्दीली करनी पड़ी आपको दूसरे ही मुकाबले में। इसका मतलब शानदार नहीं है। बाबर आजम का जो वैलिड पॉइंट था वो गलत साबित हो गया। इसके बाद वो कहता है हमारे गेंदबाज शानदार है। गेंदबाज अगर शानदार है तो वो इतने जो है प्रोग्रेसिवली साबित नहीं हो पा रहे हैं। पिचेस अगर ऐसी हैं तो भी हमने देखा इन्हीं पिचेस पर इंग्लैंड ने अपनी हरीफ टीमों को किस तरीके से दबोचा, न्यूजीलैंड ने किस तरीके से दबोचा। तो ऐसी बातें नहीं बाबर आजम करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमामुल हक से मुतालिक आपने किया तो इमामुल हक की जो हालिया परफॉर्मेंस है 160 का जो एक उनका स्कोर था, उसके अलावा आप तमाम उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उनमें कहा उन्होंने प्रोग्रेसिवली इनिंग्स के लिए 50 के बाद 70 के बाद वो एक ऐसा शॉट खेलते हैं कि वो विकेट गवा देते हैं, विकेट थमा देते हैं। तो उनमें वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी की हम बात करते हैं। फखर जमान पर हम इसके लिए इंतजार करते हैं, वो एक हार्ड हिटर है, उनमें एक क्वालिटी है कि वो बड़ा रन चेज कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा, हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने 100 करके पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में एक अहम किरदार अदा किया। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस बात की जवाब देती है, इस बात का सबूत है कि उनकी परफॉर्मेंस वजाहत के साथ तमाम चीजों को मंजरनामे पर रखती है। लेकिन ठीक है, अच्छा ताबिश, मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बात करना चाहूंगा। वर्ल्ड कप डेब्यू मैच उन्होंने किया और पहले ही मैच में सेंचुरी कर दी है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको लगता है कि कंटिन्यू करेंगे इन्हें अब इंडिया के खिलाफ मैच में? बिल्कुल, और आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको फखर जबान को एक और मौका देना चाहिए। जो मैंने अपने जराए से मालूमात ली है तो ये कह रहे हैं कि इमाम की जिस अंदाज से परफॉर्मेंस है तो ये हो सकता है कि वहाँ मिक्की आतिफ साहब मौजूद हैं, इंजिमामुल हक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मौजूद हैं, तमाम जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। तो मुमकिन यही है कि होने वाले हफ्ते के रोज को जो मुकाबला है पाक भारत टाकरा, उसमें फखर जमान को आप देख सकते हैं, इम्कान ये बताया जा रहा है। और इमामुल हक जो हैं वो उन्हें बेंच किया जा सकता है। अब्दुल्ला शफीक ने से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो उनका बेंच होना मुनासिब ही नहीं होगा। एक नौजवान खिलाड़ी अपना वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच खेलता है, उसमें 100 कर देता है, पाकिस्तान को जिताने में अहम किरदार अदा करता है, तो उसको बेंच करना बनता नहीं। मॉडर्न डेज की क्रिकेट को भी रखता है। आप देखें 113 रन किए 3 गेम बारात से पहले। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी शायद अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट अडेप्ट करने की जरूरत है। अच्छा, अब बॉलिंग लाइन की तरफ आ जाते हैं। ये कहा जा रहा था हमारे पास वर्ल्ड के फास्ट जो बॉलर्स हैं, फास्ट पेसर्स हैं, हमारी जो फास्ट बॉलिंग बैटरी है वो बड़ी जबरदस्त है। अभी वो इतनी जबरदस्त हमें नहीं दिखाई दे रही, उसमें काफी खामियां दिखाई दे रही हैं। और पहले जिस तरह से कुशाल मेंडिस का कैच ड्रॉप हुआ उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा। फिर जिस तरह से जारहाना इनिंग्स उन्होंने खेली है तो पाकिस्तान को सही डैमेज वहां पर पहुंचा था। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो गेंदबाजी के हवाले से बात की जाती थी, साबिक चीफ सेलेक्टर से मेरी गुफ्तगू हुई थी, हारून रशीद साहब की बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने जब वो चेयरमैन पीसीबी थे इस अज़म का इजहार करते थे। कई मुतादिद आपने प्रोग्रामों में देखा होगा, अपने ही प्रोग्राम में देखा होगा कि वो कहते थे कि हमारे पास जो पेस बैटरी है वो इंतहाई शानदार है, हमारे गेंदबाज जो है उन पर हमें नाज है, फख्र है। लेकिन वक्त के साथ देखा कि रिजीम चेंज होने का सिलसिला होता रहा। चंद महीनों के अंदर कई चेहरे हमने तब्दील होते हुए देखे, जिसका ये नतीजा, ये खामियाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भुगतना पड़ा कि आपके मुताबिक खिलाड़ी जहां जहां लीग हो रही थी वहां मसरूफ थे। मसरूफ होने की वजह से उन्हें इंजरीज का सामना करना पड़ा, और आपको इसके सामने करने के बाद कई खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करना पड़ा, जिनमें एक नतीजा नसीम शाह का सामने आता। मोहम्मद हसनैन जो हैं उन्हें भी इंजरी है, वो भी इंजरी से 2-4 थे, जाके वो जो है रिहैब कर रहे हैं। और बात की जाए तो काफी शानदार अंदाज से पीएसएल में बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले हसानुल्लाह, उन्हें भी इंजरी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके 3 जिन पर आप वैसे ही काफी डिपेंडेंट थे। जो हमारा बैकअप पे बॉलर्स थे वो भी इंजर्ड हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं स्पिन बॉलिंग के हवाले से। शादाब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, नवाज के हवाले से बात करना चाहूंगा। जो बाकी टीम के स्पिनर्स हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो स्पिनिंग लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आती दिखाई दे रही है आपको? जी सर, आना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर शादाब का मुतबादिल भी है, आप टीम में लेके गए हैं। उसामा मीर ने प्रैक्टिस मैचेस में भी ये करके दिखाया है, ये करके बताया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने 5 ओवर किए तो वहां 2 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया, जो इस बात का सबूत है
कि उनमें सलाहियत है, अगर उन्हें मौका दिया जाए, उन पर कप्तान का एतमाद हो, चीफ सेलेक्टर का सपोर्ट हो, तो ये खिलाड़ी भी परफॉर्म करके दिखाएगा, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने करके दिखाया। अगर बाबर आजम अपनी दोस्तियां यारियां छोड़ दें और पाकिस्तान टीम के लिए सोचें तो यकीन नताइज मुस्बत ही आने हैं, मनफी नताइज नहीं होंगे। ठीक है। और फिर हमने देखा जब हसन अली का कमबैक हुआ तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि वो बड़े अरसे से आउट ऑफ द गेम थे, लेकिन आउट ऑफ द गेम होने के बावजूद भी कल उन्होंने 4 विकेटें ली हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं वो। बिल्कुल 4 विकेट लिए 71 रन देकर उन्होंने बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो जिस अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, तवक्कात जो थे उससे ज्यादा बढ़कर उन्होंने गेंदबाजी का मुजाहरा किया। अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन है। इन्हिसार किया जा रहा था कप्तान की जानिब से, कप्तान का एतमाद था हसन अली पर, वो उन्हें गेम चेंजर करार देते हैं। इंजमामुल हक साहब कह रहे थे कि जब ये टीम में आएंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो भी साथ आ जाएंगी। तो यही लग रहा है जिस तरह से बयानिया बनाया जा रहा था, जो बातें की इंजमामुल हक साहब ने, बाबर आजम ने, वो बातें कल के मैच के बाद दुरुस्त होने लगी हैं। नाक़िदीन जो है वो खामोश हो गए हैं, बाबर आजम की तारीफ करने और टीम की तारीफ करने लगे हैं। जो मुस्बत नताइज हैं, निशानियां हैं, और 14 अक्टूबर से पहले ये तमाम तर चीजें बहुत जरूरी थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद एक अहम चीज ये कि मुतादिद हमारे जो साफी हजरात हैं उन्हें हिंदुस्तान नहीं जाने दिया जा रहा है, जो इंतहाई अजीब बात है। और इसके अलावा फैंस जो वो मौजूद नहीं होंगे। 1,30,000 का स्टेडियम में मुकाबला होने जा रहा है, जहाँ गिनती के सिर्फ 3 पाकिस्तानी होंगे। और अजीब बात यह है कि एक जो क्रिकेट चाचा पाकिस्तानी एक वो होंगे, एक वहां कोई हिंदुस्तानी फैन है जो ग्रीन शर्ट पहन के आपको दिखाई देगा, और एक और जो है शख्स वहां मौजूद होता है। तो ये गिनती 3 लोग हैं जिन्हें हमने स्क्रीन पर देखा है। तो ये इंतहाई अजीब बात है, ना जाने क्यों। लेकिन जो बातें आप इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको इस हवाले से बात करनी चाहिए थी? कोई बोल्ड स्टेप हमें भी लेने की जरूरत है, या हम हमेशा नीचे ही लगे रहेंगे? एशिया कप में भी हम नीचे लग गए, जब हमें मेजबान होना था हमने श्रीलंका को वो मेजबानी सौंप दी इंडिया के प्रेशर के बाद, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर वहां पर गई है तो यहां से शायकीन नहीं जा पा रहे, यहां से सहाफी नहीं जा पा रहे। सर क्या कहने हैं, आपने जिस तरह से खूबसूरती के साथ सवाल किया, और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और यही कुछ हुआ कल तक। जो चेयरमैन पीसीबी थे रमीज हसन राजा साहब, वो कहते थे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप हुआ और हमने देखा कि रमीज हसन राजा साहब भी हिंदुस्तान में मौजूद, कमेंट्री करने पहुंच गए वो। बिल्कुल। इसके बाद आपने देखा कि नजम अजीज सेठी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने ज्यादा पुरएतमाद थे, उन्हें यकीन था कि वो हिंदुस्तान को कायल करके ले आएंगे, जय शाह भी आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मजबूरन हमें जो है हाइब्रिड मॉडल पेश करना पड़ा। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब इंतहाई ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जो मैचेस उन्हें वो मैचेस अच्छे अंदाज से होंगे एशिया कप के, और हमारे फैंस जो हैं वो काफी ज्यादा खुश होंगे, टीम के नताइज अच्छे होंगे, सारी चीजें बेहतर होंगी। वर्ल्ड कप में हमारी टीम जाएगी, यहाँ से फैंस जाएंगे, साफी हजरात जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये मतलब ये बातें जो की जाती हैं, पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार की तीसरी बड़ी जो कुर्सी है उसमें बड़ा जमान है चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ। इससे पहले जो चेयरमैन पीसीबी गए, लेकिन उनकी बातें सिर्फ बातों की हद तक ही रह जाती हैं, कोई अमली तौर पर चीज नजर नहीं आती, कोई मुस्बत नताइज अब तक पाकिस्तान के हक में नहीं आए हैं। जो बातें उन्होंने की, आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा नतीजा निकला है जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है? हर जगह जिस तरह से आपने कहा कि हर जगह जाकर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और ऐसा ही होता है, हर जगह जाकर कॉम्प्रोमाइज ही किया। अभी भी आप देखें, कल बात की बीसीसीआई से, उसके क्या नतीजा निकला? क्या फौरन बीसीसीआई ने आपके साफियों के जो मामला थे उसको बेहतर कर लिया? जो फैंस थे उनको एग्रीडेशन दे दी? ठीक है ताबिश, अभी कुछ अपडेट मेरे पास हैं जिसके मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ की कोशिशें, अब ये कहा जा रहा है कि वो रंग ले आई हैं, और जब थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया है तो भारत ने भी घुटने टेके हैं। और वर्ल्ड कप के लिए जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इन सहाफ़ियों को और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उन्हें अब भारतीय वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया गया है। ये एक अपडेट तो हमारे पास आई। अब देखना यह है कि कब इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, कितनी जल्दी ये वीज़े लग जाते हैं, कितनी जल्दी जो हमारे सहाफ़ी हैं। तो अब देखते हैं कि ज़का अशरफ साहब खुद भी शायद वहाँ जा रहे हैं 14 अक्टूबर का मैच देखने के लिए। बिल्कुल, वो वहाँ जा रहे हैं। इंजमामुल हक साहब पहले वहाँ पहुंच चुके हैं, और इम्कान से ये बताया जा रहा है, जो अपडेट आपके पास थी इसी के मुतालिक भी मैं बात कर रहा था कि इम्कान है कि वीज़ा जो है वो दिए जाएं शायकीन को, और साफ़ी हजरात जो हैं हमारे
उनको दिए जाएं, लेकिन देखें कि क्या होता है, कैसे चीजें तब्दील होती हैं। तमाम चीजें वक्त के साथ वाजे हो जाएंगी। जिस तरह से पाकिस्तान टीम को वीजा मिलने का मामला था वो वक्त के साथ वाजे हो गया। तो एक अहम नुकता तो यहाँ यही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद एक और अहम सवाल ठीक है ताबिश, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा 14 अक्टूबर के मैच के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आप क्या देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की? किस तरह से पाकिस्तानी टीम को मैदान में उतरना चाहिए? बिल्कुल मुस्बत अंदाज से खेल का मुजाहरा कर रही है कौमी क्रिकेट टीम और अपने तमाम बॉक्सेस को टिक कर रही है। जिस अंदाज से कप्तान का एतमाद था अपने खिलाड़ियों पर, कल वो एतमाद बहाल भी हुआ होगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम अब एक पॉजिटिव जोन में है और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम उनका हाई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो खेलने जा रहे हैं। उनके बैटर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। गेंदबाज अगर ज़्यादा रन दे रहे हैं तो बल्लेबाजों में इतनी सलाहियत है कि वो बड़ा टोटल को चेस कर लें। और हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच होगा वो हाई वोल्टेज मैच होता है। उसमें यही जो है दारोमदार होता है कि पाकिस्तान जिस अंदाज से खेले, जिस तर्ज अमल के साथ खेले, उसका नतीजा है और नतीजा पाकिस्तान के हक में। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मुकाबला भी हिंदुस्तान को मात देकर जो है जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए अब लॉकडाउन होने जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि गैर मामूली ट्रैफिक स्मोक में इजाफे की बुनियादी वजह बन चुकी है। जबकि फैक्ट्रियों के धुएं की अगर बात करें तो वो स्मोक में सिर्फ 7% इजाफे का मौजब बनता है। लिहाजा अब सूबे में स्मोक के तदारुक के लिए लॉकडाउन और नाकाबंदी की तजवीज़ पेश की गई है और इस तजवीज़ के पेश नज़र पंजाब में पीर, मंगल और बुध को सबसे ज़्यादा स्मोक होता है। लिहाजा निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बुध को मुकम्मल शटर डाउन, हत्ता के जो मार्केटें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और फैक्ट्रीज को भी बंद करने का इम्कान है। अब इस फैसले को आवाम किस तरह से लेंगे तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजिमीन काम करेंगे, जबकि हफ्ते इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह शहर में नाके लगाए जाएंगे और खिलाफे कानून काम करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी बंद किया जाएगा। इस हवाले से भारी जुर्माने करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे, जबकि हफ्ते इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह शहर में नाके लगाए जाएंगे और इन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी और स्मोगी की वजह से जो व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन है, अब उसका हुक्म का ऐलान भी किया गया है। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर खुसूसी टीमें लगाई जाएंगी, वहाँ पर नाके तश्कील दिए जाएंगे। शहर के अंदर चलने वाली जो स्मोकी ट्रांसपोर्ट है उन्हें 2-2 हज़ार रुपये के जुर्माना का हुक्म भी इस वक्त किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस को दुरुस्त तरीके से नहीं रखते हैं। बहुत सी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, लोगों की गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं होता है। माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए जब वर्ल्ड इंडेक्स भी देखते हैं तो लाहौर शहर की अगर हम बात करें, कराची की बात करें, तो हम माहौलियाती आलूदगी में पहले नंबर पर भी आते हैं। और स्मोक की वजह से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लाहौर को बिलखुसूस सामना करना पड़ रहा है इस बहुत बड़े इशू का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, नेटफ्लिक्स पर हमने देखा एक वेब सीरीज थी, बहुत ही फेमस थी, मनी हाइस्ट। उसका किरदार बनकर एक नौजवान ने ऐसी हरकत की है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये ज़ेरे गर्दिश एक वीडियो है जो अभी आप नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक नौजवान है जो कि बीच सड़क पर कार की छत पर खड़ा हुआ है और पैसे लुटा रहा है। इस नौजवान ने मनी हाइस्ट के किरदार की तरह लिबास भी पहना हुआ है, प्रॉपर उसी तरह से वो ड्रेस को पहना गया है, चेहरे पर खुसूसी तौर पर मास्क भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, वो नहीं हो पा रही है। ये वीडियो भारत की रियासत राजस्थान के शहर जयपुर से है, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के इस हवाले से बताना है कि ये मुलजिम एक मसरूफ तरीन सड़क पर 20-20 रुपए के नोट उड़ा रहा था और ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से उस मूवी में हुआ था। और मुलजिम की शनाख्त जो है वो अजय शर्मा के नाम से हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो नोट लुटाए जा रहे थे इस नौजवान की जानिब से, वो तमाम नोट भी नकली थे। तो सिर्फ और सिर्फ आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया की दौड़ लगी हुई है, आपको व्यूज़ चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए,
तो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल करने के लिए, अपने व्यूज हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करवाई जा रही हैं, लेकिन खुमियाजा जो भुगतना पड़ा है वो की सूरत में भुगतना पड़ा है। तो इस तरह की कोई भी चीज कभी भी मत ट्राई कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में बदइंतजामी की खबरें तो पहले से ही आ रही हैं। मैचेस के बदलते शेड्यूल्स हों या फिर ग्राउंड की सूरत हाल हो, सभी जगह हम बुरा हाल देख रहे हैं। अब आईसीसी वर्ल्ड कप में भारतीय शहर हैदराबाद में कीवी खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से कबल मीडिया से बात करने के लिए ग्लेन फिलिप्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि कमरा तारीकी में डूब गया और फिर हमने देखा कि मोबाइल फोन की रोशनी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आईसीसी की जानिब से भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से इन तस्वीर को रिलीज किया गया है। क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों को वीजे ना देने के मामले पर भी अब जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो भी सामने आए हैं, उनकी जानिब से भी ट्वीट्स की गई हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा ना मिलने पर मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान अब भारत में वर्ल्ड कप खेल रहा है तो ये भारत की जिम्मेदारी बनती है, उनके सहाफ़ियों को वीज़ा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ी खुशखबरी भी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जल्द खेलों की शमूलियत का ऐलान भी इस हवाले से करेगी। वर्ल्ड कप के हवाले से अगर दोबारा बात करें तो हमने देखा कि भारत हमेशा से ही औछे हथकंडे अपनाता रहा है, ताहम इस दफ़ा मेहमान नवाजी में भी हमें फेल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत में झूठे मुकदमे के बाद वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई थी। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस के इंदराज की बातें की गई, जिसके बाद ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक महाज खोला गया, उन पर बड़ा दबाव बढ़ाया गया। आईसीसी भी भारतीय प्रोपेगेंडे के आगे हमें बेबस दिखाई दे रहा है। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में विनीत जिंदाल एक वकील ने झूठा केस कर रखा था। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी थी। ज़ैनब पर भारत में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हिफाजती इकदाम के तौर पर भारत छोड़ा। ज़ैनब ने ब्रॉडकास्टर्स और फैमिली के मशवरे पर यह इकदाम उठाया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। भारतीय सहाफ़ी विनोद अत्री ने हमें ज्वाइन किया है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंतजामात के हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है कि यह फीका तरीन वर्ल्ड कप है। जिस तरह से हमने देखा, वेन्यूज के मसाइल सामने आ रहे हैं, क्राउड को वहां पर नहीं आने दिया जा रहा। अगर कोई थ्रेट ईमेल जारी होती है, उसके बाद स्टेडियम खाली हो जाते हैं, तो काफी तनकीद हो रही है इस वक्त इंडिया पर। नहीं, जहां तक बद इंतजामी की बात है तो मुझे तो अभी तक कोई बद इंतजामी की बात नहीं लगी। आपने कहा कि ग्लेन फिलिप्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो शट डाउन हो गया, लाइट लगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं पीएसएल के दौरान और इंटरनेशनल मैचेस के दौरान जो है फ्लड मैदान के अंदर ड्यूरिंग मैच जो है वो फ्लड जी। विनोद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, विनोद को एक बार फिर से ट्राई करेंगे। जी विनोद, सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। और जैसे आपने कहा कि ग्लेन फिलिप्स के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो लाइट जो है वो चली गई, अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो देखिए, ये एक टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो, लेकिन वैसे आपके इंटरनेशनल मैचेस के दौरान और पीएसएल के दौरान भी फ्लड लाइट्स जो है, बिल्कुल विनोद, ये पाकिस्तान में भी हुआ था। उस वक्त पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट थी उसको बड़ा ट्रोल किया गया था। तब हमने भी यही कहा था कि टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो हो जाते हैं, लेकिन सरहद पार से भी इसी तरह की बातें होती हैं। तो आज इसलिए हमें काउंटर करना पड़ रहा है और ये याद दिलाना पड़ रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं भी हो सकते हैं, उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। आप काउंटर का मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं जनाब। नहीं, गलत जगह नहीं ढूंढ रहे। अगर फ्लड लाइट्स नहीं, मैच के दौरान अगर फ्लड लाइट्स बंद होती तब आपका काउंटर सवाल जायज था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो थोड़ा सा कट लगा था, शटडाउन हुआ था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हाँ, अगर आईसीसी के मैच के दौरान अगर कोई फ्लड लाइट्स का इशू होता, कोई लाइट का इशू होता या खराब रोशनी का इशू होता, तब तो हम मानते कि आपके ऊपर आप काउंटर कर सकते थे। लेकिन मैच जो है वो पूरा सही से हुआ है, प्रॉपर लाइट में हुआ है। जस्ट
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो थोड़ा सा इशू आया था लाइट का। और बात अगर आप जैनब की कर रहे हैं कि बद इंतजामी के हवाले की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक एक वो ग्लेन फिलिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ये नहीं कह सकते कि पूरे वर्ल्ड कप में कोई इंतजाम नहीं है। भारत इस तरह के इवेंट्स पहले भी होस्ट करता आया, और ऐसा नहीं कि भारत पहली बार इस तरह के इवेंट होस्ट कर रहा है। इससे पहले भी हम वर्ल्ड कप होस्ट कर चुके। लेकिन विनोद, आपके यहां से ही आपके जो प्लेयर्स हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं, आपके जो सीनियर सहाफी हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि भारत की अगर तैयारी कंप्लीट नहीं थी, अगर वो वर्ल्ड कप की मेजबानी इस अंदाज में नहीं कर सकता था कि जो पाकिस्तानी शायकीन हैं वो पाकिस्तान के मैच देखने नहीं जा सकते, पाकिस्तानी सहाफी वहां पर नहीं जा सकते, पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई? फिर कहीं ना कहीं प्लान में कहीं ना कहीं कोई कमी तो दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, इसमें अगर किसी को वीजा नहीं मिल रहा है, कोई भारत आना चाहता है, हम उसके लिए इसके लिए एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है वो उसका कुछ कंसर्न होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है इस टाइम पे किस दरवाजे पे, किस मुहाने पे खड़े हैं। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का अपना रीजन हो सकता है कि क्या रीजन है, किस वजह से जो अभी तक जो है वीजा जारी नहीं किए गए हैं। इसके लिए अभी तक कोई स्टेटमेंट इस तरह का कोई जारी नहीं हुआ है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान फैंस जो हैं वो क्रिकेट देखने के लिए भारत आए, और खेल की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। तो फिलहाल हमारा तो ये मानना है कि जो पाकिस्तान फैंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको अगर वीजा मिलता है तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, ज़ैनब अब्बास के मामले पर आपका मैं कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप इंडिया में मौजूद हैं। वहां पर हुआ एक्चुअली क्या है? यहां देखें, अब कहा यही जा रहा है सोशल मीडिया पर, वहां से भी बातें हो रही हैं, यहां से भी हो रही हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग थी जिसके जरिए जो बेबुनियाद खबरें थी उनको बढ़ावा दिया गया है, धमकियां दी गई। उसके बावजूद भी ज़ैनब भारत नहीं छोड़ना चाहती थी, वो एज अ प्रेजेंटर वहां पर गई थी। सिक्योरिटी देना तो आप लोगों का ही काम था, मेहमान नवाजी कर रहे थे आप। देखिए, इसे कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि जिन का कब्र से बाहर आना। जो 9 साल पहले जो उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे वो किसी के हाथ में लग गए, और उसके बाद आज ये पाकिस्तान मीडिया में खबरें चल रही हैं कि उन्हें, उनके ऊपर केस FIR हो गया, उन्हें थ्रेट्स मिलने लगे। ये सब बकवास है, बेबुनियाद है। उनके ऊपर कोई FIR लॉन्च नहीं हुई थी, उनके ऊपर कोई केस जो है वो फाइल या रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। जस्ट एक एडवोकेट ने उनके ट्वीट्स को निकाले और उसको उसके जैनब अब्बास के खिलाफ जो है FIR दर्ज करने की एक डिमांड की थी, मांग की थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और दूसरी बात, अगर आप जैनब अब्बास के बारे में कहना चाहूं, अगर आप स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, आप इंटरनेशनल किसी इवेंट को कमेंट करते हैं, तो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए, आपको रिलीजन की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूं या मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा, ना कि मैं किसी रिलीजन को टारगेट करूंगा। जैनब अब्बास के ट्वीट्स थे वो आपत्तिजनक थे, उनसे हमें भी आपत्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ट्वीट्स जो 9 साल पहले उन्होंने किया था कि हम उन्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। आप सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, अगर जैनब अब्बास को इस तरह की थ्रेट मिले तो उन्होंने क्यों नहीं सामने आके बात कही? अगर वो इतना भी कह देती कि हाँ, मैंने ये ट्वीट्स जो किए थे वो जस्ट एक गलती थी और मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, कुछ भी कहती, अपना पक्ष रखती, अपना स्टेटमेंट जारी करती कि ट्वीट जो थे वो गलती से हो गए थे और मैं आगे से इस तरह की बातों का ध्यान रखूंगी ताकि किसी के सेंटीमेंट हर्ट्स ना हो। ये बात, जैनब के जो ट्वीट्स थे वो सेंटीमेंट हर्ट करने की बात थी। अगर जैनब अगर सिक्योरिटी कंसर्न अपना इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखती तो उन्हें सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करवाई जाती है। पाकिस्तान खिलाड़ियों को भी हम सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करवा रहे हैं ना। आपने हैदराबाद में पाकिस्तान टीम का देखा कि किस तरह से उनका वार्म वेलकम किया गया। अगर कोई ऐसी बात होती तो शायद पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी ग्रैंड वेलकम ना मिलता। ठीक है, अच्छा, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ज़ैनब के मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, बल्कि काफी अरसे से देख रहे हैं कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ है, एशिया कप की मेजबानी को लेकर अगर आप बात कर लें, किस तरह से फोर्सफुली हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया, पाकिस्तान के पास उसकी मेजबानी थी, उस इवेंट को ले जाया गया किस तरह से श्रीलंका में जब पता था कि बारिशें होनी है, UAE के जो वेन्यू था उसको भी कट डाउन कर दिया गया। क्रिकेट को सियासत से क्यों आलूदा किया जा रहा है? जय शाह साहब इस तरह के डिसीजंस क्यों लेते हैं? विद इन इंडिया भी हमने देखा उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। जी, देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के हमें पता है कि रिलेशंस जो हैं इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं।
श्रीलंका, भारत जो है पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे नहीं पड़ा है। इसमें शायद आपकी गलतफहमी है। भारत को अपने क्रिकेट से मतलब, हमने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को गिराकर कोई फायदा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी भारत के साथ ऊपर जाए। बात रही श्रीलंका में शिफ्ट करने की, तो वो भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब तक हमारे रिश्ते जो है वो सुधरते नहीं है, जब तक पाकिस्तान आतंकी जो उसके यहाँ पे जिन्होंने जो आतंकी गतिविधियां एक्टिविटी हैं वो जब तक बंद नहीं करता, और जो लिस्ट भारत नहीं विनोद, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। हम सिर्फ प्योरली आज क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस तरफ जाएंगे, ये सियासतदानों का काम है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये कहेंगे कि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाइयां करता है, तो फिर मुझे भी मजबूरन अभिनंदन का नाम लेना पड़ेगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो बराए मेहरबानी हम क्रिकेट पर फोकस करते हैं। आज अभिनंदन पे हमें प्राउड है। देखिए, अभिनंदन पे हमें किस बात का प्राउड है? बात कर रहा हूं, किस बात का प्राउड है कि वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे? आपका F-16 हम ही नहीं गिराया था। वो आपका F-16 आप किसी को पूरी दुनिया में नहीं दिखा सके। आपका जो तैयारा था वो हमने पूरी दुनिया को दिखाया था। आप कुछ दरख्त गिराकर चले गए थे। ऐसे ना करें, मैं क्रिकेट पर बात करना चाह रहा हूं। ऐसे मत करें, मैं सिर्फ क्रिकेट पर बात करना चाह रहा हूं। आप आतंकवाद की बात कर क्यों रहे हैं? हम तो क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। मैं क्रिकेट पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भारत, इंडिया का ये मानना, हमारा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म एक्टिविटीज बंद नहीं होती, तब तक फिर आप वही बात कर रहे हैं। देखिए, टेररिज्म एक्टिविटीज जो आपकी हैं, कुलभूषण यादव हमारे पास है, आपके पास हमारा कोई बंदा मौजूद नहीं है। आपका जासूस हमारे पास है, जिसकी फैमिली पाकिस्तान मिलने आई थी। उठा के लेके जाया गया है। विनोद, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम इस तरफ जाएं। इंटरनेशनल कोर्ट में, फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में आप क्यों प्रूफ नहीं कर पाए? फिर इंटरनेशनल कोर्ट की बात नहीं हो रही। आप, उनकी फैमिली मिलने आई उन्हें यहां पर। इंडिया का एक जासूस पाकिस्तान के पास है। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं देखना चाहती, इंडियन प्लेयर्स को पीएसएल में नहीं देखना चाहती? लेट्स स्टिक टू द क्रिकेट। नहीं, देखिए, भारत, मैं आपको बता चुका हूं ना, हमारा यही मानना है कि जब तक, चलिए ठीक है, जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, चलें एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इल्जाम तराशी नहीं करते। जब तक हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल उसके बाद अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, कारगिल वॉर के बाद भी सिचुएशन जो है वो खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने उसके बाद बीच के दोनों मुल्कों के बीच जो है वो रिश्ते थोड़े से सुधरे। उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट जो है वो शुरू हुआ। लेकिन ऑन एंड ऑफ हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम भी इंडिया जाती रही है, इंडियन टीम भी पाकिस्तान आती रही है। हम दोबारा से वेलकम करना चाहेंगे इंडियन टीम को कि वो पाकिस्तान आए, हमारे साथ वो सीरीज यहां पर भी खेलें, पाकिस्तानी ग्राउंड्स पर भी इंडियन जो स्टार्स हैं वो आए, क्योंकि यहां पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबर से ज्यादा विराट को पसंद करते हैं। तो ये जो अवाम के दरमियान कोई क्लैश नहीं है, ये क्लैश सिर्फ सियासतदानों के दरमियान है। और कल हमने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देखी। विनोद, आपने भी देखी होगी, जो ग्राउंड स्टाफ था वो किस तरह से पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहा था, और जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के साथ जिस तरह से तस्वीर बनवाई हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। नहीं, देखिए, माफ कीजिएगा, मैं कल का जो है वो मैच देख नहीं पाया, किसी कारण से मैं बिजी था। लेकिन आप कह रहे हैं कि सपोर्ट है, तो ठीक है। कोई भी खिलाड़ी जो है वो एक खेल को प्रमोट करता है, खेल को लव करता है, स्पोर्ट्स को लव करता है। आप जैसे आप कह रहे हैं कि तस्वीर बनवाई, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे बिल्कुल विनोद, मैं आपको बताता चलूं, आपने कल का मैच मिस कर दिया। आपने कल का मैच मिस कर दिया क्योंकि सिर्फ कल पाकिस्तान मैच नहीं जीता, पाकिस्तान कल दिल भी जीता है। हैदराबाद में जो नारे लग रहे थे, जो इंडियन क्राउड वहां पर मौजूद था, इंडियन फैंस मौजूद थे, वो यही नारे लगा रहे थे कि जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। हम तो अग्री कर रहे हैं इस चीज को भी। नहीं, देखिए, अगर कोई ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्स लवर है, वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं है, वो कोई भी सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वहां तब गलत होती है जब आपके एक्स क्रिकेटर, साबका क्रिकेटर ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की मेरे को उस बात से आपत्ति है जहां पे एक ये पॉडकास्ट में ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम्स बहुत है, और वो भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके इस तरह का बयानात से जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहे हैं उनको कितना हर्ट होती है। बिल्कुल, अब तो हम यही चाहते हैं कि दोनों
दोनों तरफ से इस तरह का कमेंट नहीं होना चाहिए। खेल को खेल तक रखना चाहिए। सियासतदानों को करने देते हैं, जो आम लोग हैं उन्हें खेल में ही मेरा ख्याल है एंगेज रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया भारतीय सहाफी विनोद अत्री हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि तमाम सियासी जमातों की क़यादत को इलेक्शन में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। सदर के इस बयान के बाद कानून इंसाफ की क्या अहमियत रह जाती है, ये एक अहम सवाल है कि इससे यही लग रहा है कि सदर मुमलिकत सानिया 9 मई का आज भी इदराक नहीं कर सके। सदर ने मजीद कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब नहीं कर सकते हैं तो फिर जमहूरियत बेमानी हो जाती है। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत पर समाअत हो रही है और ये समाअत आज भी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस केस का जल्दी फैसला चाहते थे। उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि 4 समाअतों के बाद ये हमारी कारकर्दगी है कि हमसे एक केस खत्म नहीं हुआ। कल भी समाअत में बहुत सारे रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मेरी अपने साथी जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। मिस्टर सिद्दीकी, आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपने दलाइल पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। सलाउद्दीन ने इसी का हवाला देकर कहा कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स खत्म भी कर सकती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात की जा रही है तो दुबई से स्पेशल तैयारा बुक भी किया जा रहा है। नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और इस स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। इसहाकदार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई भी चांस नहीं है। साथ ही उन्होंने मईशत की बेहतरी को बेहतरीन इंतकाम भी करार दिया है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। समाअत पर समाअत हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो। कौन से ऐसे अनासिर हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आप देख रहे हैं कि वो कहां पर डिले हो रहा है मामला? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ये फुल कोर्ट जो एक रखी गई है चीफ जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से, ये तकरीबन 4 साल के बाद 15 जजेस इकट्ठे कमरा अदालत में बैठ के किसी अहम तरीन केस को सुन रहे हैं और एक तवील अरसे से फुल कोर्ट जो है वो पिछले चीफ जस्टिस साहिबान ने नहीं बुलाई, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद हैं, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा हैं और अभी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हुए हैं। तो ये वो तमाम वो जजेस हैं जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट की पहली बार फुल कोर्ट का कोई सेशन जो है किसी केस को सुना है कमरा अदालत के अंदर। तो अभी तक ये नहीं तय हो रहा कि 15 जजेस जब बैठ के किसी केस को सुनेंगे तो वकील को कितना बोलने का मौका मिलेगा, जजों को कितना सवाल करने का मौका मिलेगा। और फिर सबसे बढ़ के ये कि बड़ी जजेस ऐसे भी हैं कि जो बड़े जूनियर जजेस थे, हाई कोर्ट में भी उनका इतना तवील तजर्बा नहीं था काम करने का और उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाके तैनात कर दिया गया है। तो अभी तक जाहिर बात है, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ जजेस मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं, लेकिन अब चीफ जस्टिस मास्टर जी का रोल भी अदा नहीं कर सकते। यहाँ पे वो किसी जज को सवाल करने से रोक नहीं सकते। आईनी तौर पे तमाम जजेस जो हैं वो सवाल करने का हक रखते हैं, मगर फिर जो जिसको कहते हैं मुनासिबियत का तकाजा है, जो प्रॉपर्टी का तकाजा है, वो ये है कि वकील को भी बात पूरी करने दी जाए। तो अभी तक के रूल्स ऑफ द गेम नहीं तय हो पा रहे कि 15 जजेस बारी बारी जब सवाल करेंगे तो वकील के पास कितना वक्त मिलेगा उसको अपने दलाइल पेश करने का। तो एक ठीक है मतलब साहब, अभी हम जब हम देख रहे हैं बाकी जजेस की जानिब से जिस तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं, कुछ नाम आपने भी लिए हैं, वो ये इख्तियारात को
सरेंडर नहीं करना चाह रहे। चीफ जस्टिस खुद इन इख्तियारात को सरेंडर करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुदाखलत हुई है ये अच्छी हुई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क से तो फिर वो यही लग रहा है कि वो पार्लियामान में जो कानून साजी की गई है उसको ठीक समझते हैं, और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस को वो इख्तियार देना चाहते हैं जो वो लेना नहीं चाहते। देखिए, जो जजेस पार्लियामेंट के मंजूर करदा इस कानून के खिलाफ हैं, असल में उनकी कबर्ड में स्केलेटन्स हैं। उनके माजी में कुछ ऐसे माजी करीब में फैसले हैं कि जिनके हवाले से उन जजों को ये खदशा है कि अगर इस कानून को मंजूर कर लिया गया या इसकी हिमायत कर ली गई या ये कानून बरकरार रहता है तो फिर उनके फैसलों के ऊपर अपील की सूरत में एक नए सिरे से बहस छिड़ जाएगी और वो नए बेंच के सामने, नए जजेस के सामने मामला चला जाएगा। बहुत से ऐसे फैसले हैं कि जिनके हवाले से ये तस्वर किया जा रहा है कि उनके ऊपर भी फिर रिव्यू दायर हो सकेगी। खासतौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, जो इलेक्शन कमीशन का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला था और उसके बाद जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट जो आ गया था नजरसानी के हवाले से, जिसमें सुओ मोटो के फैसलों के खिलाफ नजरसानी का अख्तियार दिया गया था, उस जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दिया। अब उसके खिलाफ नजरसानी की भी एक अपील पेंडिंग है। तो अगर ये कानून मंजूर हो जाता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो वो नजरसानी जो है वो रिव्यू की बजाय अपील की सूरत में सुना जाएगा, नए जजेस उसे सुनेंगे। और जो पंजाब वाला फैसला है उसके अंदर नए जजेस कुछ भी कह सकते हैं कि ये फैसला जो है चाहे इसके पीछे कोई सियासी बदनीयती थी या मेलाफाइडी थी, तो इसलिए ये इन जजेस को खदशा है कि उनके फैसले एक नए सिरे से उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और नए जजेस इनको, इसलिए कुछ जजेस जो है इस बेंच पे वो इस कानून के शदीद मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना एहतसाब होने का भी उनको खदशा है। ठीक है, अच्छा, आज भी समात है, आज आप दलाइल मुकब्बल होते देख रहे हैं और साथ ये भी बताएं कि जो वकला इस वक्त पार्लियामान की कानून साजी के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं, क्या उनके दलाइल में कुछ वजन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो वकला इस कानून साजी के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं वो बुनियादी तौर पे लोगों को अपील के हक के खिलाफ हैं और आम जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं वो निचली अदालतों से अपील की सूरत में बार बार अपील का हक इस्तेमाल करते हुए आते हैं। मगर असल मसला ये है कि जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके खुद ही फैसले कर दिए, वज़ीर आज़मों को नाअहल कर दिया, हुकूमतें फारग हो गई, उनको ताहयात नाअहल कर दिया, उनके खिलाफ सुओ मोटो फैसलों के खिलाफ अपील का हक है ही नहीं। तो ये बुनियादी तौर पर ये वकला और ये कुछ जजेस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की वो बाकियात हैं कि जिन बाकियात ने माजी में साजिशें करके जो है जजों को इस्तेमाल करके जो है हुकूमतें गिराई, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पनामा केस का फैसला है जिसमें नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल भी किया गया, पनामा की बजाय अकामा का केस बना के। तो ये वो तमाम साजिशें हैं जिसकी वजह से जितने भी वकला हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और जो ऐसे जजों के करीब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको इस्तेमाल करती रही है, वो तमाम अब इकट्ठे होकर इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं कि एक पंडोरा बॉक्स न खुल जाए और जो माजी के फैसले हैं और जो माजी की साजिशें हैं इस कानून की वजह से वो मंजर-ए-आम पे मजीद शवाहिद के साथ आ सकती हैं। ठीक है, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाइव ये समात दिखाई जाती है, कल की समात में क्या खास बात थी? जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान जो मुकालमा हुआ उस पर बड़ी बात की जा रही है। जी, बुनियादी तौर पे तो मसला वही है कि रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं है और ये दुरुस्त है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो कहा कि सवाल पूछना उनका हक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो सेल्फ रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं और लगता ये है कि वो वकला को सवाल करने की बजाय वकला से बहस करते हैं, वकला के सामने आर्ग्यू करते हैं और अपने साथी जजों के दलाइल को कैंसिल करने के लिए बार बार मुदाखलत करते हैं और जो साथी जजेस हैं उनके सवाल का जवाब आया नहीं होता तो बीच में वो अपना सवाल जो है दाग देते हैं। लगता है कि वो नहीं चाहते कि ये फैसला जल्दी हो, वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मसला पैदा हो, कोई जज्बाती हो जाए, माहौल खराब हो जाए और ये तमाम कार्रवाई मतनाज़ा हो जाए ताकि उन जजों के माजी के जो फैसले हैं इस कानून के जरिए उनकी असलियत आश्कार ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, सियासी हवाले से अब आपसे सवाल करना चाहूंगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की स्टेटमेंट जो अब सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम सियासी जमातों की क़यादत है
उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का एक यकसा मौके मिलने चाहिए। और जाहिरी बात है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की बात कर रहे हैं जो इस वक्त सजा याफ्ता हैं। दूसरा, सानिया 9 मई के हवाले से, या अगर हम साइफर की बात करें तो इसका मतलब फिर यह है कि सदर मुमलिकत चेयरमैन PTI को तो फिर बरियो जिम्मा ही समझ रहे हैं इन तमाम मामलों से, और वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन में देखें चेयरमैन PTI को। देखिए, जो सदर ममलिकत हैं वो सदर ममलिकत से ज्यादा एक PTI के कारकुन की तरह बिहेव कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जो भी सियासी अमल है, यकीनी तौर पर उस सियासी अमल पे हम जैसे तज्जियाकारों और सहाफियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मगर बतौर सरबराह रियासत, बतौर विफाक की अलामत, बतौर सदर ममलिकत उनकी तरफ से इस तरह के सियासी नोयत के बयान आने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होगी। और सदर ममलिकत के इन्हीं बयानात को बुनियाद बना के जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सर इदारे हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो प्रोपेगेंडा करेंगे और कहेंगे कि इस मुल्क का सदर खुद भी जो है शक करता है पाकिस्तान के आईनी और दूसरे सियासी मामलात पे। अगर आरिफ अलवी सदर ममलिकत को इतना ही एतराज है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस तमाम निज़ाम अदल के ऊपर, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, एहतजाजन उनको घर चले जाना चाहिए। वो एक जिसको कहते हैं टिकट में 2 मजे लेना चाहते हैं, वो इमरान खान को भी खुश रखना चाहते हैं और ईवान सदर के अंदर जो है अयाशी भी करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि फिर ये PTI चेयरमैन को खुश करने की एक और कोशिश है? जिस तरह से एक बयान सामने आया था, जो लोग भी जेल में जा रहे हैं PTI चेयरमैन से मिल रहे हैं, बाहर आकर ये बता रहे हैं कि वो काफी नाराज हैं सदर मुमलिकत से कि उन्होंने अपना आईनी किरदार नहीं निभाया। तो नाउ सदर मुमलिकत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जो एक तासुर था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम कारकुन का, रहनुमा का, उसको किसी ना किसी तरह से बहाल रखें। जी बिल्कुल, ये बतौर सदर ममलिकत वो इस तरह के बयानात नहीं दे रहे। वो बतौर एक कारकुन बन के अपनी जो माजी की कोताहियां हैं, जो बुज़दिली का मुजाहरा उन्होंने किया माजी में भी, तो अब उसके तलाफी करने के लिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मगर इस तरह के बयानात से उनको अंदाजा नहीं है कि ईवान सदर से इस तरह का बयान आना ये उसी प्रोपेगेंडा को तक़वियत देगा जिस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान में सियासी अमल के खिलाफ इंडिया में या इंडिया के तज्जियाकार प्रोपेगेंडा करते हैं। अब आप ये देखें कि सदर के इस बयान के बाद हमारे दुश्मन मुल्क में किस किस्म का प्रोपेगेंडा होता है। देखिए, ये और बात है, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। हम भी ये मुतालबा करते हैं कि भाई सारों को शिरकत की इजाजत होनी चाहिए। हम भी बतौर तज्जियाकार कहते हैं कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। मगर एक सदर ममलिकत जिसने आइन के पर हल्फ उठाया हुआ है, आइन का दिफा करने का हल्फ उठाया हुआ है, उसको ये दोगली पॉलिसी अपनाने की बजाय या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपने रियासती इदारों के ऊपर शकूक व शुबात का इजहार करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है मती साहब, मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से खबरें सरगर्म हैं, वापस वो आ रहे हैं, तैयारी के हवाले से, इंतखाबी मुहिम के हवाले से तैयारियां हो रही हैं। वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि जिन हालात में आज PTI चेयरमैन हैं, और नवाज शरीफ भी किसी वक्त में थे और उस वक्त ये कहा जाता था कि जेल में किसी किस्म की सहूलियात नहीं होनी चाहिए, अगर आप जेल में हैं कैदोबंद की सहूलतें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, किसी किस्म का फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, AC वहां से उतार दिया जाएगा। आज कहा जा रहा है कि जेल की दीवारें तोड़ दी जाएं, एक्सरसाइज के लिए जगह मुहैया की जाए, देसी चिकन वहां पर चाहिए, मटन वहां पर चाहिए। ये तमाम तर जो सहूलतें मौजूद थी, खुद ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने ये तमाम सहूलतों को खत्म किया था जेल के उस मेन्यू से। तो अभी आज उनको फिर उन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ये सियासतदान फिर क्यों नहीं समझते हैं कि जिन हालात में आज वो खुद बैठे हैं, और नवाज शरीफ को जब वो देखते थे तो उन्हें नहीं लगता था कि हालात उन पर भी आ सकते हैं, अभी भी नहीं समझ रहे, नवाज शरीफ भी नहीं समझ रहे। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर देखें पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तजादात हैं वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ सबक सीखना चाहिए, हमारे जजों को भी सबक सीखना चाहिए। जो कुछ माजी में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलके पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ किया है, तो उनको भी तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना। इसके बाद नवाज शरीफ को डेफिनेटली अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब वो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो इमरान खान जो हैं उनको इक़्तिदार से निकालने के लिए अदा कर रहे थे। तो बहरहाल एक सियासी अमल है, कानूनी अमल है। अब देखना ये है कि जो कुछ इमरान खान ने बोया है वो कब तक काटेंगे, और अगर इमरान खान अपनी माजी की गलतियों का बरमला एतराफ़ करते हैं और सामने आके अपना एतराफ़ जुर्म करते हैं उस साजिश के हवाले से, जिस साजिश के तहत पिछले 2017 में
हुकूमतों को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया और हुकूमत गिराई गई, अगर उसका एतराफ़ करते हैं और अगर वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों के एहतसाब का मुतालबा बरबला करते हैं, तो डेफिनेटली हम जैसे लोग भी कहेंगे कि अब थोड़ा सा एहसास अगर किसी को हो गया है तो उसको उसी तरह मौका मिलना चाहिए जिस तरह माजी में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को बार बार मौके दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं ये समझते कि जो तमाम लोग इस तमाम काम में मुलव्वस होते हैं, जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं, टीएलपी को लॉन्च किया गया, पीटीआई को लॉन्च किया गया, तमाम अगर हम सियासी जमातों की बात करें, उन लोगों का एहतसाब कब होगा जो इस तरह के एक्सपीरियंस पाकिस्तान पर थोप देते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए और नवाज शरीफ ने भी यही एहतसाब का नारा लंदन में लगाया था। अब जबकि वो वापस आ रहे हैं तो लगता है वो एहतसाब का नारा लंदन में ही छोड़ के आ जाएंगे। तो ये बहुत वाज़ेह है कि अगर सिर्फ इक़्तिदार की खातिर बार बार असूलों पर समझौता किया जाएगा तो ये लोग बार बार जेलों में जाएंगे, बार बार साजिशों का शिकार होंगे। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वो अपने उस सख्त बयानिए से अब मईशत की बेहतरी के फॉर्मूले पर आ गए हैं। तो फिर किस तरह से देख रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी को? फिर से मसलहत की सियासत ही कर ली उन्होंने भी इस बार। देखिए, अगर मईशत की बेहतरी ही नवाज शरीफ जैसे लीडर का मतबा नजर है तो फिर तो इसराइल को भी तस्लीम कर लें, फिर तो अमेरिका को भी अड्डे दे दें, हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने मईशत की बेहतरी जो है आइन और कानून को रोंद कर करनी है और अपनी बुज़दिली को छुपाने का नाम मफामत को देना है, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह की मईशत की बेहतरी से बेहतर है कि हमें जो है फिर इंडिया के आगे और हमें अमेरिका के आगे और इसराइल के आगे भी हमें जो है फिर झुक के बैठ जाना चाहिए और अपनी मईशत को बेहतर बना लेना चाहिए। ठीक है मती साहब, अभी हम देख रहे हैं कि एक खुसूसी तैयारा बुक करवाया जा रहा है दुबई से, एक लाओ लश्कर के साथ आया जा रहा है। अवाम इस चीज को बड़ा गैर मुनासिब समझते हैं। अवाम ये कहती है कि जो हमारे लीडरान हैं वो सादगी पर चलें, लेकिन सादगी को भी फॉलो नहीं करते हैं। फिर लोगों का गम गुस्सा, फिर ठीक है कि लोग यहाँ पर इतने मुश्किल हालात में हैं, इतनी महंगाई को फेस कर रहे हैं और ये इस तरह से वापस आ रहे हैं जैसे कोई किला फतह करके वापस आ रहे हैं। इतने बंदे साथ लाएंगे, एक स्पेशल तैयारा बुक करके आएगा, इन्हें मतलब एक रैली निकाली जाएगी, इतना खर्चा किया जाएगा। शायद नवाज शरीफ साहब को एक खदशा हो कि अगर वो पीआईए के जहाज में आएंगे तो उसका रुख मोड़ ना दिया जाए, जैसा वो जनरल मुशर्रफ के साथ कर चुके हैं या जैसा वो पहले एक दफा जहाज में इन्होंने 2007 में आने की कोशिश की थी और उनको वापस जहाज में बिठा के भेज दिया गया था। दोबारा बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, मगर सियासतदानों के हवाले से ये बहुत पुरानी अब ये प्रोपेगेंडा हो चुका है कि वो इस जहाज में आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब ये चीजें बंद हो जानी चाहिए। इस प्रोपेगेंडे की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा, चाहे उनके करीबी सियासतदान हैं या उनके मुखालिफ सियासतदान हैं, उन दोनों के खिलाफ इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया है कि जब भी उनको जरूरत पड़ी है तो अपने मोहरे बदलने में उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह अज़हरुद्दीन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बाइस गाड़ियों, बरकी आलात, मुख्तलिफ इकसाम की मशीनरी और दरामद शुदा जो ग़िज़ाई अशिया हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बेशतर दरामदी साजो सामान की कीमतों में कमी का रुझान इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो कि बड़ी अच्छी खबर है, एक मोटर्स कॉरपोरेशन ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कमी का ऐलान भी कर दिया है। रुपए की कदर में बेहतरी के बाद अब पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, एसी हैं, फ्रिज हैं, एलसीडी समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी देखने में आ रही है। बच्चों के खाने पीने की अशिया की बात करें, डायपर्स हैं, खुश्क दूध है और जो दीगर दरामदी चीज़ें हैं उनकी कीमत में भी कमी नोट की गई है। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्मगलिंग और गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी तिजारत पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा करार दी है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि मकामी हुक्काम की मिली भगत से स्मगल शुदा ईरानी तेल की 27,000 गाड़ियाँ रोज़ाना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो रही थीं, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। उधर इसराइल फ़लस्तीन जंग की वजह से आलमी मंडी में अब खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान में इस साल मुआशी शरह-ए-नमू 2.% रहने की पेशगोई भी की है। दूसरी तरफ FBR की जानिब से मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली गई है। FBR ने नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए तमाम रीजनल टैक्स दफातर्स को भी टास्क सौंप दिया है और पाकिस्तान में मौजूदा माली साल महंगाई की जो शरह है वो 23.6% रहने का इम्कान है और साल 2028 तक GDP ग्रोथ
5% तक जाने का तखमीना भी लगाया गया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉलर रेट में कमी के बाद हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ दरामदी अशिया हैं उनकी प्राइसेस अब आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गई हैं। डॉलर की कीमत कम होने से अब समरात आप देख रहे हैं कि मिलना शुरू हो गए हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि IMF ने 12 जुलाई को हमारे लिए कर्जा मंजूर किया था। उसके बाद उनकी तरफ से किस्त मिली, दोस्त ममालिक की तरफ से पैसे मिले और निगरान हुकूमत ने ताख़ीर से ही सही लेकिन समाजी खराबियों के खिलाफ बहुत सख्त क्रैक डाउन किया है, जिसके कुछ न कुछ मुस्बित असरात आए हैं। लेकिन बहरहाल जो आदाद शुमार हुकूमत ने जारी किए हैं उसके मुताबिक सितंबर में जो महंगाई थी वो 31.4 थी, जबकि जून में थी 29.4, यानी इजाफा हुआ है। और इस साल IMF का अंदाज़ा ये है कि 23.5%, लेकिन मेरा अपना तखमीना ये है कि शायद हमें महंगाई में कमी होने के बाद हमारा औसत 26% रहेगी। लेकिन अक्टूबर में मेरा अंदाज़ा ये है कि सितंबर के मुकाबले में महंगाई में कमी होगी। अब हुकूमत को जो करना है वो ये करना है कि 3-4 चीज़ों पर गौर करना होगा। नंबर 1 ये कि दोस्त ममालिक से पैसा मिला, IMF से मिला, सब कुछ हुआ और इतना ज़बरदस्त क्रैक डाउन जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आज भी डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर है 12 जुलाई के मुकाबले में 3 रुपए अभी भी कम है। उस वक्त 276 रुपए 43 पैसे थी, अब 279.50 है। इसका मतलब ये है कि अभी मज़ीद गुंजाइश है और वो हुकूमत कोशिश भी कर रही है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये कमी पायदार होगी या ये कि दोबारा रुपया गिर सकता है। अगर इस्लाहात नहीं होती तो ख़दशा यही है कि रुपये की कदर आने वाले महीनों में खुदा न खास्ता गिर सकती है। इसका मतलब ये कि निगरान हुकूमत को 3-4 चीज़ों पर गौर करना है। दूसरा ये क्रैक डाउन के बावजूद अभी तक हम 12 जुलाई से हमारी रुपए की कदर कम क्यों है, नंबर 1। दूसरा ये था कि जो हमारी रेमिटेंसेज आई हैं 3 महीने में वो तकरीबन 1.6 अरब डॉलर कम है पिछले साल की इसी मुद्दत से। तो 1.6 अरब डॉलर की कमी हो गई। बरामदात की अभी 2 महीने की फिगर्स आई हैं, उसमें 400 मिलियन डॉलर की कमी हुई है, तो 2 अरब डॉलर की तो ये कमी हो गई। मगर जो बड़ी परेशानी की बात यह है कि चूंकि पिछली हुकूमतों ने गलतियां की थी और हमारा डिस्काउंट रेट 22% है, तो हमें उसके खता जो है नुकसानात का अंदाज़ा अगर करना है तो मैं आपको ये बताऊं कि 2023 में माली साल में यानी पिछले साल जो हमने सूद दिया था मुल्की कर्जों पर वो था 3400 अरब और इस साल दे रहे हैं हम 6400 अरब। इसका मतलब ये कि सिर्फ के बद में स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियों की और हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से 3000 अरब रुपया सिर्फ सूद की मद में मुल्की कर्जों पे हम इजाफी दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी डॉलर को आप देख रहे हैं कि मजीद नीचे आ सकता है। जिस तरह से इसहाकदार कह रहे हैं कि जो डॉलर की असल कीमत है वो 250 रुपए है। देखिए, हुकूमत का भी यही कहना है, निगरान हुकूमत का भी कि 250 रुपए है, लेकिन अगर ये इस्लाहात नहीं करते तो मेरे ख्याल से कतई कोई इम्कान नहीं है कि ये 250 पर आएगी। ये गैर हकीकत पसंदाना बात है, लेकिन अगर इस्लाहात कर लें तो आ सकती हैं। वो इस्लाहात जो हमें करनी होंगी वो ये करनी होंगी कि टैक्सों की जो चोरी हो रही है 3000 अरब रुपया साल, उसको रोकने के लिए जो है निगरान हुकूमत के पास इख्तियार है, कानूनी इख्तियार है। दूसरा ये कि जो 41 लाख आदमी हैं जिनके चोरी के असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसकी तफसील हुकूमत के पास मौजूद है पहले से और उसके लिए कानून भी मौजूद है, ना कोर्ट में जाने की ज़रूरत है ना FIR में, आप उनसे पैसे काट सकते हैं नोटिस देने के बाद। तो इस तरह कोई 4100 अरब रुपया तो ये आ सकता है। दूसरा ये था कि जो कानूनी ज़राए से यानी गैर कानूनी ज़राए से तो रोका है, मुमकिन हद तक हुंडी हवाला है, सट्टेबाजी है, स्मगलिंग है, लेकिन जो कानूनी ज़राए से पैसा बाहर जा रहा है वो स्टेट बैंक रोक सकता है कि जी तालीम और सेहत के लिए नहीं जाएगा। वो स्टेट बैंक ने अभी तक जो है वो नहीं किया, तो हुकूमत को उनके साथ बैठ के बात करनी होगी किसको रोकें। दूसरा ये कि 80 अरब रुपए हमने रखे हैं कि जो हमें तरसीलात में इजाफा करना है। तो देखिए, कारकुनों की जो तरसीलात आ रही हैं उनको तो आप बरात दे दें, लेकिन जो बड़ी बड़ी रकूम की तरसीलात आ रही हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), उसमें तो 1 लाख डॉलर पे कोई 30-40 लाख का नुकसान होता है हुकूमत को टैक्सों में। तो ये बरात हम उनको क्यों दे रहे हैं ये समझ नहीं आई, क्योंकि हमारी बरामदात कम है दुनिया के मुकाबले में, हमारी रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ तो समझ में आ जाएगा। भारत में $100 का GDP पर एक्सपोर्ट है $21, हमारी है $9।
यानी हमसे उनकी 3 गुना, लेकिन रेमिटेंसेस वो हमारी उनसे 3 गुना ज्यादा है। तो रेमिटेंसेस तो सही नहीं है, तो हम उनको मराहत ना दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं इस्लाहात की जरूरत है, जिस तरह से आपने भी डिस्कस किया निगरान हुकूमत के दौर में वो काम हो रहे हैं जो कि मुंतखब हुकूमत में कभी नहीं हुए, मेरा ख्याल है मुमकिन भी नहीं नजर आते। उन पर बड़ा सियासी प्रेशर भी होता है। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, करेंसी स्टॉक करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। आप क्या देख रहे हैं जो अब ये तमाम काम किए गए हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है? ये नहीं कि एक बार करके हम इनको छोड़ दें। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वही मैं अर्ज कर रहा था कि अगर ये भी कंटिन्यू करें और इस्लाहात नहीं करें, यानी ये जो समाजी खराबियों के खिलाफ क्रैकडाउन है, इतना सख्त पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हुए हैं और इतना सख्त नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो नताइज नहीं आ सके क्योंकि इस्लाहात अभी नहीं कर रहे। जो नाजायज असासे हैं उन पर भी तो हाथ डालें, क्योंकि जब आप नाजायज असासों में हाथ डालते हैं उसका फायदा परमानेंट होता है। जब आप स्मगलर्स पे डालते हैं और सट्टेबाजों पे डालते हैं तो अंडरग्राउंड चले गए, फिर शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर इस्लाहात नहीं की, बार बार मैं कह रहा हूं, तो खुदा न खास्ता ये जो कमी आई है ये वापस रिवर्स भी हो सकती है चंद महीनों में, बल्कि हो जाएगी। ठीक है, इस्लाहात की जब हम बात करते हैं तब बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें काम करने की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन का अमल उसमें शामिल है, जो वो तमाम इदारे जो खसारे में मौजूद हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर भी काम नहीं कर रहे। हमारा जो बरामदी शोबा है उसका बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपने बुनियादी बात की है, हमें अगर हमारी मईशत बेहतर होगी तो वो बरामदात से होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि टैक्सों की चोरी हो रही है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। और जब मेरे मुल्क का डिस्काउंट रेट 22% है, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 22% डिस्काउंट रेट करें और खित्ते के मुल्कों में 6% है और उससे भी कम है, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे, ये सोचें। इसका मतलब ये है कि बरामदात बढ़ाना तरजीह, लेकिन इस टैक्सों के इस्लाहात, गैर ज़रूरी जो सरमाए का फरार हो रहा है, शाना अखराजात में कमी, तरक्याती अखराजात में इजाफा और बिजली पेट्रोल गैस के नरखों में कम करें, लेकिन टैक्स की चोरी में इजाफा करके आवाम को ना कुचलें। तो फिर जब बरामदात बढ़ेंगी, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने आम नुक्ता उठाया है। मैं आपको 5 साल की फिगर दे दूं, पाकिस्तान में 290 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई, 290 बिलियन डॉलर्स, और एक्सपोर्ट हुई 160 अरब डॉलर। तो अगर ये इतनी ज्यादा है तो फिर तो आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, वो तो रेमिटेंस से भी पूरा नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो है एक्सपोर्ट बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो तभी कम होगी जब हुकूमत तमाम एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करेगी, एनर्जी सेक्टर पर काम किया जाएगा। जब बिजली यहां पर इतनी महंगी मिलेगी, जो हमारे पड़ोसी ममालिक है वो तो हमें बड़ा आराम से कम्पीट कर रहे हैं। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा था कि इस्लाहात, लेकिन कुछ चीजें में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप डिस्काउंट रेट को, टैक्सों की चोरी रोकने में तो चंद महीने में काफी हद तक रोकी जा सकती है। आप बिजली के नर्ख कम कर सकते हैं, पेट्रोल के, सरमाए के फरार को रोकें। रुपए की कदर में कमी सबसे आम है, मैं आपको बता दूं। अगर रुपए की कदर में आपने सरमाए के फरार को रोका तो ये और कम तेजी से कम होगी, वरना बढ़ जाएगी। तो ये कम होगी तो फिर आप बिजली पेट्रोल के नर्ख कम करेंगे, तो बजट खसारा बढ़ जाएगा, IMF हमारे सिर पे बैठ जाएगा। तो हमें तमाम चीजों को सोच के, तमाम फैक्टर्स को रख के, ये यकीन के साथ कि अल्लाह मियां ने मेरे वसाइल दिए हैं, आज मुझे ऐसे फैसले जो इनके इख्तियार में हैं वो करें। चाहे कोई नाराज होता है तो नाराज हो जाए, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। इनको इलेक्शन नहीं लड़ना, इनको दिलेराना फैसले और करने होंगे, जो उनका इख्तियार है तमाम को इस्तेमाल करना होगा, तब हम बरामदात बढ़ा के डिस्काउंट रेट को कम करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां इसराइल ने हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो सरबराह हैं उनके घर पर हमला किया है, जिसके नतीजे में इत्तलात अभी ये मौसूल हो रही है कि सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल ज़ईफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त गजा में, जहां फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान जो शदीद झड़पें हुई हैं वो इस वक्त 5वें रोज में दाखिल हो चुकी हैं। आलमी बरादरी की जानिब से हम देख रहे हैं कि अभी खामोशी जारी है इस हवाले से। इसराइल की जानिब से जो गजा की नाकाबंदी की गई है वो मजीद सख्त कर दी गई है और गजा पर जो हमले हैं वो भी तेज कर दिए गए हैं। साबिक सफीर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
जो जंग इस वक्त हम देख रहे हैं छिड़ चुकी है, हमास की जानिब से उसका आगाज किया गया, लेकिन बहुत से ममालिक ने भी उसको एको किया इस बात को कि जो मुआहिदे किए गए थे यूएन में, उसकी पासदारी अगर की जाती तो आज इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब इंटरनेशनल कानून की पासदारी न की जाए, जैसा कि आपने अभी बताया कि पूरे के पूरे 25 लाख अफराद का बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन सारों का मुहासरा कर लिया गया है। पानी, बिजली, खाना, इलाज, दवाइयाँ सारी बंद कर दी गई हैं। ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो पास हुए हैं, जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि वो तमाम इजरायली फोर्सेज जो 6 दिन की जंग छिड़ी थी 1967 में, उससे वो विड्रा कर जाएं। आज तक उन्होंने विड्रा नहीं किया। ये रेजोल्यूशन नंबर 242 है सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका मतलब है ये इंटरनेशनल कानून है। इसी तरीके से रेजोल्यूशन नंबर 1397 है, जिसके तहत 2 स्टेट थ्योरी का बड़ा क्लियरली दिया हुआ है। आज तक उस पर काम नहीं हुआ। सोने पर सुहागा, दीदा दिलेरी ये है कि बैतुल मुक़द्दस यानी कि जेरूसलम में अपना दारुल खिलाफा उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है कि ऑक्युपाइड टेरिटरी में कोई भी इजाफी चीज नहीं की जाएगी, सेटलमेंट भी नहीं की जाएगी। इसी ऑक्युपाइड टेरिटरी में सेटलमेंट भी हो रही है। तकरीबन 8 लाख अफराद को लाके ऑक्युपाइड टेरिटरी में, जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, जी बिल्कुल, आज बसाया गया है। और ये इंटरनेशनल कानून और जनीवा कन्वेंशन आर्टिकल 49 का भी इसमें इतलाक होता है। और जिस तरीके से मुसलसल पिछले कोई 3 दहाइयों से जो जुल्म और सितम बढ़ाए जा रहे हैं फलस्तीनियों पर, बच्चों, इनोसेंट फलस्तीनी सिविलियंस, जो कि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। अगर हमास के जंगजुओं ने हमला किया है, उसकी वजूहात हैं, ठीक है, अगर उसको आप जस्टिफाई यूरोप न करे। लेकिन जमील साहब, आप नहीं देख रहे कि जो मुस्लिम उम्मा है वो इस वक्त लैग कर रही है। जिस तरह से अमेरिका ने बड़े खुलकर कहा है कि वो तो इसराइल को चट्टान की तरह उनके साथ खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस हवाले से मौजूद हैं। जो मुस्लिम उम्मा है वो उस तरह से खुलकर बात नहीं कर रही, वो उस तरह से सपोर्ट करते हमें फलस्तीन को नहीं दिखाई दे रहे। अगर ये न होता तो आज ये कश्मीर का मसला इतना संगीन ना होता, आज ये फलस्तीन का मसला इतना संगीन ना होता। क्योंकि OIC के अपने चार्टर में, मैं उनके चार्टर की बात कर रहा हूं, उसका आर्टिकल 1 का जुज सब सेक्शन 8 है, जिसमें दिया हुआ है कि हम फलस्तीनियों के स्ट्रगल को सपोर्ट करेंगे। यानी आगाज दर से हो रहा है OIC के चार्टर का। और उसके बाद कहते हैं कि फलस्तीनियों को जो है फॉरेन ऑक्यूपेशन से भी उनमें हम मदद करेंगे कि उससे आजाद हो। और फिर वो ये भी कहता है आर्टिकल 1 का जुज 8, वो ये भी कहता है कि अल-कुद्स अल-शर्फ जो है वो वहां का दारुल खिलाफा होगा। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि OIC, लेकिन OIC अब कल OIC ने अनाउंस किया है कि वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की आर्टिकल 10 के तहत वो बुला रहे हैं। आर्टिकल 10 जो उनका अपना चार्टर है, एक मीटिंग, एक समिट बुला रहे हैं। लेकिन OIC के यही रुकन ममालिक हैं जो कि इसराइल को क्लेम करने जा रहे हैं, इसराइल के साथ कारोबार की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इब्राहिम अकॉर्ड में मजीद 7-8 मुल्क, जिस तरह के इजराइल ने और अमेरिका ने बताया, शामिल होने वाली हैं। सितम जरीफी देखें कि इससे बड़ा धचका OIC के मेंबर हैं, उनको और क्या हो सकता है। इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? सरबराहान का दिया हुआ है, आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 9 कहलाता है, जिसमें हेड ऑफ स्टेट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाएं और फैसला करें, डिप्लोमेटिक फैसला करें, दबाव वाला फैसला करें, जिस तरह के नेटो करती है, जिस तरह के EU करती है। आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसका जरा सुनना जरूरी है, आपके नाज़रीन भी चाहेंगे। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि इन ममालिक के बेशतर ममालिक के सरबराहान का इंटरेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से है और अमेरिका से है, अवाम का इंटरेस्ट फलस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ है। तो आपने देखा कि इजिप्ट में जुलूस जलसे की पाबंदी है बिल्कुल, और उस पे फुटबॉल मैच में उन्होंने कहा कि चलो यही मौका है, अवाम ने उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए फलस्तीन के। वो जितने कंट्रोल्ड वे में गल्फ कंट्रीज और कुछ अरब कंट्रीज हैं, उसमें ये कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह
हुआ था पहले कि लोग जोंक दर जोंक निकल आए थे, और कहीं बॉटम अप प्रेशर जब होगा तो ये रूलर्स फिर उस पे, अभी जुबानी जमा खर्च में तो चल रहा है, लेकिन ये मौका है कि दुनिया अक़वाम को इंटरनेशनल, जिस तरह कि रशिया ने कहा है कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक करें, अब आप बहुत वक्त गुजर गया है। चाइना ने कहा है, तो अगर ओआईसी भी ये बात कर दे तो क्या हर्ज है। लेकिन आप नहीं समझते इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी उस वक्त होगी जब अमेरिका की जानिब से किसी को फोर्स किया जाएगा। इसराइली माइंडसेट एक तरफ हम देखते हैं, एक तरफ इंडियन माइंडसेट देखते हैं, एक फलस्तीन पर काबिज हैं, एक कश्मीर पर काबिज हैं। पूरी दुनिया, ओआईसी के रुकन ममालिक इन दोनों ममालिक के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें क्लेम कर चुके हैं। तो जब ऐसे फोरम्स पर बात नहीं होगी, और ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि बहुत वेल सेटल्ड हैं, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान तो अभी शायद कहीं पर भी उस तरह से स्टैंड करता हमें नहीं दिखाई दे रहा। जी, यही तो वजह है कि आज तक मुसलमान बद से बदतरीन हालात में जाते जा रहे हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो हुक्मरान है वो अपने जाती मफाद की खातिर अपने कलेक्टिव मफाद को ख़त्म कर रहे हैं। और यही वजह है कि 1917 में फ़लस्तीन का इलाके में 3% वहाँ जूस थे, यहूदी थे, और आज वहाँ 55% जूस हैं। यही वजह है कि वो उन्होंने इतना कर लिया है। 365 जो मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, उसको 4-5 लाख फौज से 3 लाख रिजर्व हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख रेगुलर फोर्स, जिसके तहत उन्होंने सीज कर लिया है। और दुनिया अक़वाम इसकी बात नहीं कर रही है। दुनिया अक़वाम ये कर रही है कि हमला हुआ है। बात दुरुस्त है, जंगजू हैं, उनको अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 2649, उसके तहत हर उस इलाके के लोगों को ये हक हासिल है कि अगर उनके ऑक्युपाइड कोई फोर्सेज हैं, उसके खिलाफ हर किस्म की मुज़ाहमत करें। उसमें आम मुज़ाहमत भी है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। करना क्या है? करना ये है कि यहाँ की जो अवाम है, जिन ममालिक, रुकन ममालिक की, वो बॉटम्स अप प्रेशर जब पड़ेगा तो ना उनके हुक्मरान फिर जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ी जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। मोबाइल फोन के जरिए धोखाधड़ी और नौसरबाजी का धंधा भी अब जिद्दत इख्तियार कर चुका है। फ्रॉडियों की जानिब से मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इंकशाफ किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि इंसानों की आसानी के लिए होती है, लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल है वो पहले ही शुरू किया जाता है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम काफ़ी रोज़ से कर रहे थे, जिसमें जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार करदा अहले खाना की आवाज़ के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करके अब पैसे बटोरे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सिक्योरिटी इदारों का अहलकार बनकर फ्रॉड करने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नौसरबाजों का काम और आसान कर दिया है, क्योंकि अब मसनूई जहानत पर मबनी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी मदद से ये जो नौसरबाज हैं उन्होंने शहरियों को बेवकूफ़ बनाने और साइबर क्राइम के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं, जिससे हम सबको बचना है। इसी वजह से पीटीए ने अपने सार्फिन को अपने कान और आंखें खुली रखने की हिदायत भी जारी कर दी हैं कि आपको इस तरह कोई भी इस तरह की कॉल अगर मौसूल होती है कि आपके किसी रिश्तेदार को अगवा कर लिया गया है या आपसे किसी भी हवाले से आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फ़ोन पे किसी को भी प्रोवाइड ना करें, क्योंकि ये नौसरबाज अपने शिकार को फांसने के लिए पहले अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपके किसी भी करीबी अजीज़ की आवाज़ को कॉपी करते हैं, फिर उनकी आवाज़ में अगवा या गिरफ्तारी की कॉल करके रकम का मुतालबा किया जाता है। और बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि हमने देखा है कि शहरी इस तरीके से लुट चुके हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंकों की जो हेल्पलाइन है, बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं और ये कहा जाता है कि हम फलाने बैंक से बात कर रहे हैं, आपको इस हवाले से अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, आपके बैंक अकाउंट का ये मसला चल रहा है, आपको कॉल की जाती है, मैसेज किया जाता है, आपकी तमाम डिटेल्स दी जाती हैं और फिर जो आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट से चुरा लिए जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। पीटीए के मुताबिक मुल्जिमान इन जाली सिम्स को भी फ्रॉड में इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉड के जो वाकयात हैं ये पीटीए को रिपोर्ट भी हो रहे हैं, इसकी शरह में इजाफा भी हो रहा है।
PTA ने सार्फिन की फ्रॉड से मुतालिक जो शिकायत हैं उसके इजाले के लिए मुतल्लिका जो शोबे हैं उनको जदूद खतूत पर इस्तवार करने पर भी काम शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें FIA है, SCCP है, स्टेट बैंक है, इनके इश्तराक के साथ इसे मौसर फैसला किया गया है। इस हवाले से अवामी आगाही मुहिम तेज़ करने के हवाले से भी बात की जा रही है। अगर आपको भी इस हवाले से कोई फेक कॉल आती है तो उसको पहले वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए, किसी भी किस्म के पैसे ट्रांसफ़र ना किए जाएं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कार्रवाइयाँ आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।